तो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज हम बात करते हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चंस मैंने आज आपके लिए लिए है ना, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सही से समझना और ध्यान से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक बस शाम 5:30 बजे दिल्ली से अमृतसर के लिए निकलती है और अगले दिन सुबह 7:36 बजे अमृतसर पहुंची। अमृतसर पहुंचने में कितना समय लगा, यह हमारा क्वेश्चन है। बच्चों देखिए, एक सिंपल सा इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं क्या है। मान लीजिए आज शाम को 5:30 पर एक बस दिल्ली से अमृतसर के लिए रवाना होती है। दूसरे दिन सुबह 5:30, सुबह की बात कर रहा हूं मैं, यहां से लेकर यहां तक 12 घंटे हो जाते, इतना आपको पता है, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। मतलब कि अगर आज शाम को 5:30 बजे से कल शाम को 5:30 बजे तक की बात हो तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन आज शाम को 5:30 से कल सुबह के 5:30 बजे तक 12 घंटे होते हैं, तो कुल मिलाकर 12 घंटे तो भाई ये हो गए। फिर 5:30 से 6:30, सुबह के 6:30, बच्चों कितना हो गया, 1 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ये हो गया। 6:30 से 7:30, 1 घंटा यहां पर ये हो गया। फिर 7:30 से लेकर 7:36, 6 मिनट बच्चों ये हो गए। तो कुल मिलाकर 12 और एक 13 और एक 14 मिनट और 14 घंटे और 6 मिनट। तो ये अपना सही आंसर हो जाता है, 14 घंटे और 6 मिनट। आइए बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, दूसरे क्वेश्चन के बारे में। एक सोने का ब्रेसलेट 14,500 रुपए में 20% की हानि पर बेचा जाता है। सोने के ब्रेसलेट का क्रय मूल्य क्या होगा। बच्चों देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ गोल्ड ब्रेसलेट इज सोल्ड फॉर 14,500 एट अ लॉस ऑफ 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट गोल्ड ब्रेसलेट। एक गोल्ड का जो ब्रेसलेट होता है ना बच्चों, अब ये गोल्ड का ब्रेसलेट है या कुछ भी है, इतना ज्यादा सोचना ही नहीं है अपने को। बस कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक वस्तु है, उसको 14,500 रुपए में बेच दिया गया। कितने में भाई, 14,500 में। लेकिन जब 14,500 में इसको बेचा तो इसके ऊपर अपने को 20% का लॉस हो गया, 20% की हानि हो गई। तो अब ये पूछ रहा है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, मतलब कि उसका क्रय मूल्य क्या है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो कॉस्ट प्राइस होता है उसका फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाई 100। ये फॉर्मूला होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं क्रय मूल्य इज इक्वल टू विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाई 100 माइनस हानि का प्रतिशत मल्टीप्लाइड बाई 100। ये होता है फॉर्मूला। और यहां पर इस फॉर्मूले में बस एक चीज ध्यान रखना कि विक्रय मूल्य कौन सा है, हानि प्रतिशत कौन सा है, क्रय मूल्य कौन सा है, मतलब कि सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये सब, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस अपने को दिया गया है 14,500 रुपए। तो भाई सेलिंग प्राइस की जगह मैं लिख देता हूं 14,500 रुपए, बट्टा में मुझे 100 में से हानि का प्रतिशत 20% है, तो 20% गुणा में मुझे लिखना है 100। कुल मिलाकर बच्चों मुझे मिल गया 14,500 डिवाइडेड बाई 80 गुणा में 100। 0 से 0 कैंसिल, यहां से मैंने इसको काटा, यहां से मैंने 2 से काटा तो 4 आ गया, इसको 2 से काटा तो 5 आ गया, इसको 2 से काटा तो यहां पर आ गया 7,250, फिर से 2 से काटा तो मुझे मिल गया 3,3500 और 36 25, ठीक है, गुणा में मेरे पास 5 मिल गया, तो 5 में 25 हो गया, ऊपर आ गए 2, 5 में 10 और 2 12, ऊपर आ गया 1, 6 पंजे की 30 और 1 31,
5 या 15 और 3 18, 18,125 रुपए मेरा उत्तर मुझे मिल जाता है। तो बच्चों ये चीज है अपना क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, मतलब कि 18,125 रुपए में उस वस्तु को खरीदा गया था और 14,500 में उसको बेच दिया गया था। तो कुल मिलाकर अपने को 20% की हानि मतलब कि लॉस हो गया था। आइए बच्चों तीसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, 2, 9, 3 और 8 की सहायता से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है। बच्चों विषम संख्या अपने से पूछी गई है, मतलब कि 2, 9, 3 और 8 से बनने वाली। लेकिन बच्चों अगर यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया होता कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो क्या होगी बच्चों, 9, 8, 3, 2, ये होगी सबसे बड़ी संख्या। लेकिन अपने को पूछा गया है सबसे बड़ी विषम संख्या, और ये विषम संख्या नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, पीछे वाले जो 2 अंक हैं उनको एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर देता हूं। तो क्या होगा बच्चों, 9, 8, 2, 3। अब ये विषम संख्या बन जाती है। तो इसी प्रकार से अपना आंसर हो गया बी, 9,823। आइए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। एक ड्रम का 1/8 भाग दूध से भरा होता है। ड्रम की क्षमता क्या है यदि ड्रम को पूरी तरह से भरने के लिए 28 लीटर अधिक दूध की आवश्यकता होती है। मतलब कि एक ढोल है, एक ड्रम है या फिर एक बाल्टी है, आप मान लीजिए, उस ड्रम को भरने के लिए जो है 28 लीटर और दूध की जरूरत है। 28 लीटर और दूध की जरूरत है, लेकिन ऑलरेडी उसका 1/8 भाग जो है वो भरा हुआ है। मान लीजिए यह एक ढोल है, इस ढोल का पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, ये इस ढोल के 8 भाग हैं। इस 8 भागों में से नीचे वाला भाग मान लीजिए भरा हुआ है। अब ये 7 भाग जो खाली है इसको मुझे भरना है। तो कुल मिलाकर 1/8 भाग तो भरा हुआ है, अब 7/8 भाग खाली है। 8 में से 7 भाग पूरे के पूरे खाली पड़े हैं, और उन 7 भागों को भरने के लिए मुझे 28 लीटर और दूध की जरूरत है। और मुझसे पूछ ये रहा है कि इस ढोल में कुल कितना दूध भरा जा सकता है, इसकी कुल क्षमता कितनी है। तो बच्चों देखिए, मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि 7/8 जो भाग हैं ये 28 लीटर के बराबर हैं, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि 28 लीटर भरते ही ढोल पूरा भर जाएगा, मतलब कि 7/8 भाग भरते ही ढोल पूरा भर जाएगा। तो 7/8 इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 28 लीटर। और बच्चों आप जानते हैं कि अगर 7/8 भाग में 28 लीटर है तो पूरे भाग में कितना लीटर होगा। तो 28 में हम 7/8 का भाग दे देते हैं, इससे इसको काटा 4 आ गया, इसको इससे गुणा किया 8 चौक 32, तो 32 लीटर उसकी कुल कैपेसिटी है बच्चों। आइए बच्चों बात करते हैं, वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। 5वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक हॉल में 192 बच्चों को पंक्तियों और स्तंभों में बैठाया जाता है। एक हॉल में 192 बच्चों को पंक्तियों और स्तंभों में बैठाया जाता है, और पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से 4 अधिक होती है। प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या कितनी है। इसको अगर मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं तो आपको शायद समझ में भी आ जाएगा क्वेश्चन। इन अ हॉल 192 चिल्ड्रन आर मेड टू सिट इन रोज इन कॉलम्स, अ नंबर ऑफ रोज is more than the number of columns by 4. What is the number of children in each column? बच्चों देखिए, रोज एंड कॉलम्स, इस प्रकार से जो हम लाइनें खींचते हैं उनको हम रो कहते हैं, और इस प्रकार से जो हम लाइनें खींचते हैं उसको हम कॉलम कहते हैं। बच्चों देखिए, ये रो एंड जो कॉलम होता है, ये रो एंड कॉलम सब मिलकर जगह बनाते हैं, स्पेस बनाते हैं। फर्स्ट स्पेस, सेकंड स्पेस, थर्ड स्पेस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7वां, 8वां और 9वां। मतलब कि यहां पर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 ही कॉलम है। तो 3 रो और 3 कॉलम दोनों मिलकर 9 जगह बनाते हैं, 9 स्पेसेस बनाते हैं। अब बच्चों देखिए, मान लीजिए यहां पर सबसे पहला स्टूडेंट बैठेगा, यहां पर दूसरा, यहां पर तीसरा, यहां पर चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इस प्रकार से हम जो है सारे के सारे बच्चे यहां पर बैठ जाएंगे। तो बच्चों मेरे को क्या मिल रहा है कि जब मैंने रो की संख्या, रो के नंबर और कॉलम के नंबर को मल्टीप्लाई किया तो मुझे टोटल स्पेस मिल गया।
टोटल स्पेस मिल गया। इसी प्रकार से ये क्या कह रहा है कि 192 बच्चे हैं, 192 बच्चे हैं, उनको रोज एंड कॉलम्स में बैठाना है, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि जो रो होगी ना बच्चों, जो पंक्तियां होगी वो कॉलम से 4 ज्यादा होगी। यहां पर कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए रो की संख्या, रो का नंबर 100 है तो मान लीजिए कॉलम जो है 100 है तो रोज होगी 104, मतलब कि 4 ज्यादा होगी। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, देखिए मैं सिंपल सा आपको यहां पर जो है बता देता हूं। एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, है ना बच्चों, थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं एक है ना न्यू पेज यहां पर जोड़ देता हूं। ये है बच्चों, देखिए अब ये अपना क्वेश्चन था बच्चों, देख लीजिए आप फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि अपने पास 192 बच्चे हैं और जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कॉलम से 4 ज्यादा है। अब बच्चों कुल अपने पास 192 बच्चे हैं और नंबर ऑफ रोज जो है बच्चों, नंबर ऑफ रोज जो है रो है ना, नंबर ऑफ रोज जो है वो कॉलम से 4 ज्यादा है, 4 प्लस कॉलम है ना बच्चों, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। तो अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि नंबर ऑफ कॉलम जो है, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो है x और नंबर ऑफ रो जो है वो है x प्लस 4। ओके बच्चों, अब आपको पता है कि रो एंड कॉलम के नंबर को मल्टीप्लाई करते ही अपने को टोटल जो है नंबर ऑफ स्पेसेस मिल जाएगा और अपने को वही चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ स्पेसेस अपने को पहले से पता है 192 है, 192 बच्चे हैं तो अपने को 192 स्पेस ही चाहिए। तो दोस्तों मैं क्या करता हूं, x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 4 जब मैं करता हूं तो मुझे 192 मिल जाएगा। अब कुल मिलाकर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है। लेकिन बच्चों यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x का स्क्वायर आएगा प्लस 4x आएगा माइनस में 192 आएगा इक्वल में 0 आएगा, फिर यहां पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट में है ही नहीं तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन जो अपना सिलेबस है उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा बच्चों, देखिएगा 192 जो है 192 इसका हम फैक्टर्स निकालते हैं, इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 का भाग दिया तो मुझे मिल गया बच्चों यहां पर 50 और 45 95 और 1 96 96। फिर से भाग दिया तो मुझे यहां पर मिल गया 45 और 3 48। फिर से भाग दिया 24 मिल गया, फिर से भाग दिया 12 मिला, फिर से भाग दिया 6 मिला, फिर से भाग दिया 2 मिला, 3 मिला और फिर 1 मिल गया। तो ये मुझे कुल इसके फैक्टर्स मिल गए। लेकिन बच्चों यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मान लीजिए इन चारों को मैं गुणा कर देता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो बच्चों ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। उसी प्रकार से 2 इंटू 3 ये हो गया 2 दूनी 4 तिया 12। अब बच्चों आप यहां पर देखिए एक नंबर है x, दूसरा नंबर है x प्लस 4, एक है x दूसरा है x प्लस 4। बच्चों आपको यहां पर क्या चीज देखने को मिल रही है कि एक नंबर x है और दूसरा x प्लस 4 है, मतलब कि 4 ज्यादा है। यहां पर एक नंबर 12 है, दूसरा 12 प्लस 4 है, ये 12 प्लस 4 है तो ही तो 16 मिला मुझे। तो कुल मिलाकर ये हो गया x का मान और ये हो गया x प्लस 4। तो अपन कुल मिलाकर लिख सकते हैं x गुणा x प्लस 4 इज इक्वल टू 12 गुणा में 16। तो ये हो गया बच्चों रोज का नंबर। क्या है बच्चों ये हो गया रोज का नंबर। ओके, रोज कितनी है। तो बच्चों ये अपने से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ईच कॉलम में कितने बच्चे हैं, प्रत्येक स्तंभ में कितने बच्चे हैं। तो बच्चों देखिए कुल मिलाकर 12 तो मेरे पास क्या है बच्चों, कुल मिलाकर 12 तो मेरे पास है कॉलम्स और 16 रोज हैं। तो बच्चों देखिए 12 कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, और 16 रोज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ये मैं इनको पूरा कर लेता हूं, ठीक है। तो इतने कुल मिलाकर जब बनेंगे तो 192 स्टूडेंट एकदम सही से बैठ जाएंगे। अब बच्चों देखिए ईच कॉलम में कितने बच्चे बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो कुल मिलाकर 16 बच्चे बैठेंगे। तो अपना सही उत्तर क्या होगा बच्चों,
16 मतलब कि 16 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा, लेकिन बस आपको एक ये ना जो मेथड याद रखनी, एक ट्रिक याद रखनी है, इसीलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में मैंने इसको जोड़ा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे किसी बच्चे ने पूछा था, इसलिए मैंने सोचा कि ये सबको बताना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है बच्चों, यदि एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए बच्चों, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड द ब्रेड्थ इज रिड्यूस्ड बाय 20%। देखिए बच्चों, एक चीज इंक्रीज हो रही है, एक चीज रिड्यूस्ड हो रही है। What will be the effect on its area? जो इसका क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बच्चों देखिए, इसमें एक्स वाई जेड मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा एक काम कीजिए, क्योंकि यहां पर बात परसेंटेज की हो रही है, लेंथ भी परसेंटेज में बढ़ी है, ब्रेड्थ भी परसेंटेज में घटी है, तो दोनों परसेंटेज है और परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो मैं आपको 100 वाली मेथड बताता हूं। बच्चों क्या करना है, आपको क्या करना है, लेट लेंथ इज इक्वल टू मतलब कि लंबाई इक्वल टू 100 एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 100, दोनों को 100 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, भले ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, आप दोनों को 100 मान सकते हैं। आप मान लीजिए कि लेंथ भी 100 है, ब्रेड्थ भी 100 है। जब लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों 100 थी तो इस रेक्टेंगल का एरिया था L इंटू बी, इट मीन्स 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज 10,000 मीटर स्क्वायर मान लीजिए आप। ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल पहले था, लेकिन जब इसकी लेंथ जो है वो 40% बढ़ गई, अब 100 का 40% होता है 40, मतलब कि पहले 100 थी अब 40 बढ़ गई, तो लेंथ हो गई भाई 140, और ब्रेड्थ जो है वो 20% घट गई, मतलब कि 100 का 20 गया 80, तो 80 ये हो गया। अब दोनों को गुणा कीजिए, मतलब कि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं फिर से, 140 गुणा में 80, तो बच्चों क्या आएगा, ये आएगा आपका 8 चौक 32, 8 एकम 8, अच्छा 8 चौक 32 है ना, तो ऊपर आ गया 3 है ना, 8 एकम 8 और 3 11 और 0 आ गया। ठीक है, 11,200 मीटर स्क्वायर। भाई पहले जो क्षेत्रफल था वो था 10,000 मीटर स्क्वायर, अब क्षेत्रफल है 11,200 मीटर स्क्वायर। जब मैं 11,200 में से 10,000 को माइनस करता हूं तो 1,200 मीटर स्क्वायर, मतलब कि क्षेत्रफल इतना बढ़ गया, इतना एरिया इंक्रीज हो गया। अब ये पूछ रहा है कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो मैं क्या करता हूं, 1,200 बट्टा में पहले क्या था क्षेत्रफल 10,000 गुणा में कर देता हूं मैं 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 12% बढ़ गया। सो इंक्रीज्ड बाई 12%, 12% बढ़ गया। तो ये 100 वाली ट्रिक जो है ना, 100 वाली मेथड, ये यूज करना, बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए बच्चों 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। The owner of a television shop charges his customer 16% more than the cost price. If a customer pays 16,588 rupees for a television, then what is the cost price of the television? ओके बच्चों, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक दुकानदार जो है वो एक प्रोडक्ट को 16% लाभ के साथ बेचता है, 16% प्रॉफिट के बाद में वो बेचता है। एक कस्टमर ने उसको एक प्रोडक्ट का 16,588 रुपीज दिया, तो ये पूछ रहा है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। बच्चों इससे पहले भी मैंने ऐसा कैसा क्वेश्चन आपको समझाया है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। देखिए वहां पर हमें लॉस हो रहा था, तो जब लॉस होता है तो उसको हम माइनस करते हैं, प्रॉफिट होता है तो उसको हम जोड़ते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100। बस इतना ही चेंज है दोनों फॉर्मूलाज में। सेलिंग प्राइस है बच्चों 16,588 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 16, 100 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये अपने को मिल गया। अब जब हम इसको बच्चों सॉल्व करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, 16,588, कहीं पर जगह खाली करता हूं मैं, यहां पर जगह खाली करता हूं थोड़ी सी, है ना। चलिए 16,588 डिवाइडेड बाई 116 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो बच्चों इसको मैं 2 से काटता हूं, 50 आ गया, यहां पर आ गया 58, 58।
फिर से 2 से काटा तो ये आ गया 29 है ना, यहां पर आ गया 25। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा बच्चों, टेलीविजन का कॉस्ट मिलेगा। चलिए मैं इसको यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेटर लेता हूं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन के लिए मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, तो मैं आपको कैलकुलेटर पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं कि देख लीजिए क्या उत्तर आएगा अपना 16,588 बट्टा में अपने को क्या करना है बच्चों। देखिए कैलकुलेटर लेते हैं अपन लोग, ये रहा अपना कैलकुलेटर, ठीक है। अब कैलकुलेटर में क्या है बच्चों देख लीजिए आप, चलिए इसको स्टैंडर्ड में लेते हैं वापस। देखिए लोग कैलकुलेटर लेते हैं, हाँ 16,588 16,588। अब मुझे डिवाइड करना है बच्चों 116 से, 116 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो बच्चों क्या आएगा अपना उत्तर 14,300। 14,300 अपना सही आंसर आएगा। तो बच्चों क्या आएगा 14,300। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही आंसर हो जाता है। तो बस मैंने आपको सिर्फ मेथड बतानी है, बाकी कैलकुलेशन मैं आपको कितने भी बता लूं आपको खुद को ही करना पड़ेगा। तो बस आपका आंसर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन के बारे में, 7th क्वेश्चन के बारे में। बच्चों 7th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए which number should replace both the question marks in the following equation। इस इक्वेशन में इन क्वेश्चन मार्क्स के जगह पर क्या आएगा। बच्चों मान लीजिए यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बच्चों क्या होगा, x का x से गुणा किया तो x का स्क्वायर आ गया, यहां पर 388 मल्टीप्लाइड बाई 97। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं बताए, बच्चे क्या करते हैं इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका स्क्वायर रूट मतलब कि वर्गमूल निकालते हैं। तो ऐसा मत करना, बहुत बार एग्जाम में क्या होता है कि आंसर अपने सामने होता है, जो आंसर होता है ना वो अपने सामने होता है। आपको क्या करना है, यहां पर आपको पता है कि x मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू है 388 मल्टीप्लाइड बाई 97। अब आप जानते हैं 97 का अब आप ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब कि आप इसके फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो आप 388 के फैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए। सो 388 के मैंने फैक्टर्स फाइंड आउट किए, तो बच्चों क्या आ गया, 2 से किया तो 194, फिर से 2 से किया 97, फिर से 97 से किया तो 1 आ गया। सो 388 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 97। सो x मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 97 एंड मल्टीप्लाइड बाई 97। अब बच्चों क्या करना है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो एक 2 मैंने यहां लिखा, दूसरा 2 मैंने वहां लिखा, यहां पर भी 97 है, यहां पर भी 97 है, एक 97 मैंने यहां लिखा, दूसरा 97 मैंने यहां लिखा। सो बच्चों क्या मिला मुझे, x मल्टीप्लाइड बाई x मुझे लिखना था, एक x ये हो गया, दूसरा x ये हो गया, तो मेरे को बस x की वैल्यू निकालनी है। सो 97 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 194। सो b इज आवर करेक्ट आंसर। अब आप अगर इसका स्क्वायर रूट निकालो मतलब कि वर्गमूल निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस शॉर्टकट मेथड को यूज करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस डिपेंड करता है कि आप उस समय कितना सोच पाते हैं। आइए बच्चों बात करते हैं, 4 कटोरी और 9 बोतल की कीमत 142.5 रुपए है, तो 8 कटोरी और 18 बोतलों की कीमत क्या होगी। बच्चों देखिए, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ज्ञात नहीं किया जा सकता क्योंकि सही से जानकारी हमें नहीं मिली है, लेकिन बहुत ही अच्छी जानकारी मिल चुकी है। 5 सेकंड का क्वेश्चन है वैसे ही, ठीक है। देखिए पहले 4 बोतल थी और 4 थी कटोरी और 9 बोतल थी, अब 8 कटोरी और 18 बोतल है, मतलब कि दोनों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। तो जब ये दोगुनी हो सकती है तो जो रेट है वो भी दोगुनी हो जाएगी। सो 142.5 का दोगुना वो होता है बच्चों अपना 285, 285 रुपीज, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। बच्चों बात करते हैं 10वें क्वेश्चन के बारे में। 8 पुरुषों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि होती है जब उनमें से 2 जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है को 2 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। 2 नए पुरुषों की औसत आयु क्या है। द एवरेज एज ऑफ 8 men is increased by 2 years when 2 of them whose ages are 21 year and 23 year are replaced by 2 new men. The average age of 2 new men is। देखिए बच्चों कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या होता है बच्चों,
कि कुल मिलाकर 8 लोग हैं। कितने लोग हैं बच्चों? 8 लोग हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जानकारी अपने को दी गई है कि इन 8 लोगों में से 2 लोग जो है ना वो इनको छोड़ देते हैं। वो लोग छोड़ देते हैं जिनकी एज जो होती है 21 साल होती है और 23 साल होती है। ये 2 लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इनके जगह नए लोग आते हैं, नए 2 लोग आते हैं। लेकिन जैसे ही नए 2 लोग आते हैं तो इनकी जो औसत आयु होती है, इनकी जो एवरेज एज होती है ना बच्चों, वो एवरेज एज 2 साल बढ़ जाती है। अब बच्चों जब एवरेज एज बढ़ती है ना, इसका मतलब वो 2 साल सभी की बढ़ गई। तो कुल मिलाकर 8 लोग थे, अब 2 साल बढ़ी, मतलब कि कुल मिलाकर 16 साल बढ़ गई। कुल मिलाकर 16 साल बढ़ गई। तो कुल मिलाकर बच्चों मैं क्या कहना चाहता हूं कि अब ये क्वेश्चन क्या पूछा, सबसे पहले ये देख लीजिए, द एवरेज एज ऑफ 2 न्यू मेंस, जो 2 नए लोग आए हैं उनकी औसत उम्र क्या है। बच्चों देखिए, जो 2 लोग छोड़ के गए थे, एक की उम्र 21 साल थी, एक की उम्र 23 साल थी, तो कुल मिलाकर उनकी उम्र 44 साल थी। और मैं अगर उन दोनों की औसत आयु की बात करूं तो उनकी औसत आयु थी 22 साल। लेकिन अगर मान लीजिए 44 साल कुल मिलाकर एज वाले ये दोनों होते तो इनकी औसत जो एज है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ा है, 2 साल बढ़ी है। तो 44 के अंदर अपने को 16 जोड़ देना है। 44 के अंदर 16 मैंने क्यों जोड़ा? क्योंकि जो 2 गए थे उनकी कुल उम्र 44 साल थी, लेकिन अब 2 साल बढ़ी है, मतलब कि सभी की 2-2 साल बढ़ी है, तो 16 साल बढ़ गई। और 16 साल को मैंने 44 के साथ जोड़ा तो 60 साल हो गया। अब कुल लोग कितने हैं? 2, तो 2 का भाग दिया तो 30 साल मेरा उत्तर हो गया। औसत उम्र 30 साल हो गई। बच्चों बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन इतने हार्ड लग रहे होंगे ना कि बस सर पता नहीं क्या समझा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। वीडियो को बार बार देखना तो शायद आपको समझ में आ जाए, ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ताकि मैं सेपरेटली सभी क्वेश्चंस की सेपरेट वीडियोस जो है लेकर के आऊंगा। तो बच्चों इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर से समझाता हूं आपको कि जो 2 लोग छोड़ करके गए हैं उनकी एज जो थी वो 21 साल और 23 साल थी, तो कुल मिलाकर हो गए 44 साल। अब 44 साल उनकी उम्र थी। अब मान लीजिए 2 लोग जो नए आए हैं उनकी भी कुल उम्र अगर 44 साल होती तो इनकी औसत उम्र ना तो बढ़ती ना घटती, लेकिन 2 साल बढ़ी है, मतलब कि सभी की 2-2 साल बढ़ गई। अब सभी की बढ़ी मतलब क्या है? 8 लोगों की बढ़ी। अब सभी की 2-2 बढ़ी मतलब 8 लोगों की 16 साल बढ़ गई। अब 44 साल पहले थी, 16 साल ये बढ़ गई, कुल मिलाकर 60 साल हो गई। 60 में 2 का भाग दिया तो मेरा उत्तर आ गया 30 साल। ओके बच्चों, इसी कारण से मेरा उत्तर ये हो जाता है। तो बच्चों ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। मिलूंगा मैं आपसे हमारी ऐसी ही किसी नेक्स्ट क्लास वीडियो में। वीडियो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति